हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए इसे लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझे बतानी हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर ऋषभ कुमार ने, जो कि झारखंड से हैं। आइए आगे की घटना को उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम ऋषभ है और मैं इस टाइम पर सेकेंड ईयर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं जहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ उस जगह के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, पर जिस घटना से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है और मेरे साथ ही घटी है। ये घटना उस टाइम पे शुरू हुई थी जब मैं 8th क्लास पार करके 9th क्लास में गया था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। ये मेरे लिए पहली बार था जब मैं अपने घर से दूर आया था और एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हुआ था, और मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश था। मेरे डॉर्मेट्री में जिस कमरे में मैं रह रहा था, मेरे अलावा उस कमरे में मेरे 3 रूममेट्स और थे, जिनके नाम मैं आपको रियल नहीं बता रहा। मान लेते एक का नाम सुजल, एक का विक्रम और एक का मोहित था। इनमें से एक लड़के सुजल के ऊपर मैं आपका खास ध्यान चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरी घटना ही उसी से जुड़ी हुई है। दरअसल जब मैं उससे शुरू में मिला था तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लड़का था। मतलब वो बस कमरे में ही बना रहता था। क्लासेस लेने के बाद वो पूरा दिन बस रूम में ही रहता। मैं कई बार उससे खेलने के लिए पूछता, पर वो हमेशा मुझे मना कर देता। ऐसा लगता कि शायद वो हम लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना ना चाहता हो। और धीरे धीरे जब टाइम बीता तो हमें भी उसके साथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आखिर ये वो खुद था जिसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया था, बट हम लोगों को कहीं ना कहीं उसकी फिक्र होती थी कि उसके साथ अजीब चीज़ क्या है। उसकी एक और बात जो हमें कुछ टाइम बाद पता लगी कि वो घर में आके और कुछ नहीं बल्कि दिन भर सोता था। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। वो क्लासेस लेके आता और उसके बाद आते ही सो जाता और फिर रात तक सोता। फिर रात में खाना खा के वो वापस आता और फिर बेड पे लेट जाता। हमें मानो सोना तो उसकी ऐसी आदत है जो कि वो कभी नहीं छोड़ सकता, पर हम लोग कहीं ना कहीं गलत थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और उसके बाद कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। दरअसल उस रात मैं सो रहा था और तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। मेरी एकदम से आँख खुली और जब मैंने आँख खोल के देखा तो मुझे लगा किसी ने दरवाज़ा खोला है और वो दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया है। मैं थोड़ा हैरान सा हुआ और मैंने सोचा कि कौन होगा। फिर एकदम से मुझे लगा शायद कोई बाथरूम के लिए गया होगा हमारे ही रूम से। पर अजीब बात यह थी कि उस टाइम पे एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी जो कि मुझे उस टाइम पे परेशान करने लगी। मैं एकदम से अपने बेड पे उठा और उसके बाद अपने तकिए के नीचे रखी छोटी वाली फ्लैशलाइट को मैंने जलाया और इधर उधर उस लाइट को ऑन करके देखा। कौन है, कोई गया है क्या? शोर क्यों मचा रहे हो यार इतनी रात में? मैंने ऐसा बोलते हुए इधर उधर लाइट मारी, पर मुझे कुछ खास नहीं दिखा। फिर मैंने लाइट को सुजल के बेड की तरफ करा और तब मैंने देखा कि वो अपने बेड पे नहीं था। और इस चीज़ को देखने के बाद मेरे मन में ये बात और पक्की हो गई कि शायद वही था जो कि वॉशरूम गया होगा। बट दिक्कत वाली बात ये थी कि मेरी आवाज़ सुन के बाकी के 2 लोग, विक्रम और मोहित, वो दोनों उठ गए थे। अब उन दोनों को क्योंकि नींद आ रही थी तो उन दोनों ने मुझसे कहा कि तुम भी अब सो जाओ, उसका कोई भरोसा नहीं और वो काफ़ी अजीब भी है, गया होगा आ जाएगा, तुम अपनी नींद मत ख़राब करो, ना ही हमारी करो। ऐसा बोलकर वो दोनों भी सो गए और मैंने भी इस बात पे ध्यान ना देना ही बेहतर समझा और मैं भी लेट गया। थोड़ी ही देर में मुझे भी नींद आ गई और मैं गहरी नींद में सो गया। उस रात ठंड भी काफ़ी अच्छी खासी थी। उस रात लगभग सुबह होने से आधे या 1 घंटे पहले, मतलब जिस टाइम पे रात का अंधेरा बस ख़त्म होने ही वाला होता, उस टाइम के आसपास मेरी आँख खुली। मेरी आँख खुली थी क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। मैं एकदम से बेड पे उठा और अब मैंने लाइट्स को ऑन करा और अब जो मैंने चीज़ देखी उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि बाहर का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है और सुजल के बेड पे अब भी कोई नहीं था। इसका मतलब सुजल वापस आया ही नहीं था। मेरे दिमाग में एकदम से बात खटकी, क्या वो सारी रात बाहर ही था?
मैं कमरे से बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं बस बाहर जा ही रहा था कि एकदम से ही मुझे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। मैं जब तक दरवाजे के पास पहुंचा, एकदम से ही सूजल आके दरवाजे से अंदर आ गया और जब मैंने उसका फेस देखा, उसका फेस देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया। उसका चेहरा देख कर लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। मैंने उसे एकदम से पूछा, क्या भाई नींद नहीं आती क्या तेरे को रात में? कर क्या रहा था रात भर? मैंने उससे पूछा पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो मानो किसी और ही दुनिया में खो गया हो और वो मेरे वर्ड्स का कोई जवाब दे ही नहीं रहा था और बस चलता गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि नॉर्मली वो मेरे से काफ़ी ठीक तरीके से बात करता था, पर आज उसका व्यवहार मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बदला बदला सा लग रहा था और मैंने उसे अजीब तरीके से चलते हुए भी देखा। उसका एक पैर थोड़ा नीचे की ओर मुड़ रहा था। मैंने देखा मेरे सामने वो सीधा गया और अपने बेड के पास जाके खड़ा हुआ और एकदम से ही अपने बेड पे गिरते हुए लेट गया। उसने ऐसा इस तरीके से करा कि उसने अपने चप्पल भी नहीं उतारे और वो सीधा बेड पर लेट गया और सोने लगा। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। एक पल को मेरे मन में आया कि उससे जाके इस बारे में बात करूं, बट मुझे उस टाइम पे वॉशरूम जाना था तो मैंने इस बात को इग्नोर करा और मैं अपने काम में लग गया। इसके बाद ये वाली बात मैंने अपने बाकी के 2 रूममेट्स को बताई और उनसे बोला कि कुछ तो बात है, आज रात एक काम करेंगे, अगर आज रात ऐसा होता है तो हम उसके पीछे आएंगे और देखेंगे कि आखिर करता क्या है। उन दोनों ने भी मेरी बात पे हामी भर दी और उस रात भी ठीक वही हुआ जैसा कि हमने सोचा था। रात में दरवाज़ा खुला और सूजल दरवाज़ा खोल के बाहर जा चुका था। वो बाहर काफ़ी अजीब तरीके से गया था और हम तीनों उसको पीछे से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर करना क्या चाहता है। एक बार को हमें लग रहा था कि शायद वो स्लीप वॉकिंग कर रहा होगा, पर ये बस हमारा शक ही था, हमें पक्का करना था कुछ। इसके बाद चीज़ें थोड़ी अजीब होने लगी क्योंकि हम उसके पीछे पीछे ये सोच कर जा रहे थे कि वो वॉशरूम में जाएगा, पर वो वॉशरूम के सामने से निकल गया और वहाँ पर नहीं गया। इसके बाद वो सीधा सीढ़ियों के पास गया और हम भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। धीरे धीरे सीढ़ियों पर चलते चलते वो 4th फ्लोर तक गया। उसके बाद जब हमने वहाँ पर उसे देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो मानो वहाँ पर था ही नहीं और उसकी बस बॉडी वहाँ पर थी जो कि चले जा रही थी। इसके बाद वो 5th फ्लोर पे पहुँच गया जो कि हमारे डॉर्मेट्री का लास्ट फ्लोर था। हमारा रूम 3rd फ्लोर पे था और क्योंकि पूरी डॉर्मेट्री में ज़्यादा बच्चे नहीं थे इसलिए 4th और 5th फ्लोर पे कोई भी स्टूडेंट नहीं था। अब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होने लगी ये सोच के कि आखिर वो इस जगह पर क्या करने आया है। पर थोड़ी डरावनी बात ये थी कि 5th फ्लोर पूरा खाली था, सारे रूम्स एकदम खाली, इसीलिए वहाँ पे अंधेरा भी था और हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी और कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही थी जिसका कारण हमें नहीं पता। और जब हम वहाँ पर पहुँचे हमें सूजल कहीं दिखा ही नहीं। हमें काफ़ी अजीब लगा। हम सोचने लगे कि अभी तो वो यहीं पे था और जल्दी वो कहाँ चला गया। पर एकदम से तभी हमें एक लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी जो कि कॉरिडोर के बिल्कुल एंड से आ रही थी। यह जैसे ही आई इसके बाद एक अजीब सी आवाज़ भी आने लगी। हम तीनों के बदन में सिरहन दौड़ गई और हम सोचने पड़ गए कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी, क्योंकि हम जिस डॉर्मेट्री में रहते थे वो बस लड़कों की थी, तो यहाँ पर आखिर कोई लड़की क्या कर रही होगी। एक ही पल में हम तीनों के दिमाग में आया कि क्या यहाँ पे कोई आत्मा है और इस बात को बस सोचने भर से ही हम तीनों की हालत ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी हम तीनों ने एक दूसरे को दिलासा दिया और कहा कि चलो इसे देख कर आते हैं और देखेंगे कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद सूजल कुछ बात छुपा रहा था। इसके बाद उस आवाज़ का पीछा करते हुए हम कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में आ गए और जब हमने उस रूम के अंदर देखा हम तीनों हैरान रह गए। हमने देखा खिड़की के पास हमें 2 परछाइयाँ दिखी, एक लड़की की जिसकी लंबे से बाल थे और एक लड़के की, और उससे मैंने तुरंत पहचान लिया कि वो सूजल था। इस पॉइंट पे हम तीनों को एकदम से हंसी छूट गई, ये सोच के कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ पर उसे छुपा के रात के टाइम लाता है। हम एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और तभी एक अजीब सी घटना हुई, या फिर यूँ कहीं डरावनी घटना। इतनी देर में जब हमने आपस में बात करी वो लड़की एकदम से वहाँ से गायब हो गई। वो लड़की जो कि वहाँ पे खड़ी थी वो एकदम से गायब हो गई। हम गेट पर थे, उसके भागने का कोई चांस ही नहीं था। खिड़की 5th फ्लोर पे थी इसलिए वहाँ से नीचे कूदने का भी कोई चांस नहीं था उसका। पर ये बेहद ज़्यादा क्रीपी बात थी कि वो एकदम से वहाँ पे ऐसे गायब हो गई थी। एक और अजीब बात, जब से हम वहाँ पर आए थे सूजल हमारी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। हम तीनों एकदम से भागकर उसके पास गए और उससे बोले, क्या भाई क्या कर रहा है, वो लड़की कहाँ गई अब जो यहाँ पे खड़ी हुई थी।
हम उससे बोल रहे थे पर वो तो कुछ जवाब दे ही नहीं रहा था। हमें समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, क्या ये सब हमारा वहम था या फिर कुछ और ही बात है। पर उस टाइम पे मैंने जब अपनी फ्लैशलाइट सूजल के फेस पर मारी तो जो मैंने देखा वो चीज़ सोचकर मैं आज तक कांप जाता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, सूजल की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखें एकदम पूरी सफ़ेद हो गई थी, उसकी आंखों का काला पार्ट बिल्कुल गायब था और सबसे अजीब बात थी उसके आंसू जो कि लगातार बस बहे जा रहे थे। और सबसे डरावनी चीज़ उसके रोने की आवाज़, जो आवाज़ हमें ऊपर आने के बाद से आ रही थी, जो कि किसी लड़की के रोने की आवाज़ थी, वो और किसी से नहीं बल्कि सूजल से आ रही थी। सूजल लड़की की आवाज़ में रो रहा था। ये चीज़ देखने के साथ ही हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाए। और एकदम से ही विक्रम ने उसके कंधे पे हाथ रखा और जैसे ही उसने ऐसा करा सूजल वहीं पे गिर गया और बेहोश हो गया। हम तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। हम तीनों काफ़ी ज़ोर से चिल्लाए और हमने मैनेजर को ऊपर आते हुए सुना। इसके बाद जब वो ऊपर आया तो उसने सूजल की जब वो हालत देखी तो उसने कहा वो स्लीप वॉक कर रहा होगा, तुम अपने जल्दी रूम में जाओ। ये चीज़ हमें थोड़ी अजीब लगी। इसके बाद वो सूजल को हॉस्पिटल लेके चला गया और हमें पता लगा कि वो अब ठीक है और हॉस्पिटल में ही है। पर इस घटना के बाद एक अजीब सी चीज़ हुई, सूजल कभी भी वापस डॉर्मेट्री नहीं आया और डॉर्मेट्री के मैनेजर ने हमें साफ मना कर दिया कि हम इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी ना बताएं। भले सूजल उस जगह से सब चला गया था, पर इस घटना के बारे में सोचने भर से ही मैं आज कांप जाता हूँ। आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। दोपहर के 12 बज रहे थे और मैं क्लासरूम में बैठा कुछ कॉपीज़ देख रहा था। अरे मूर्खो, तुम लोगों को इतनी बार पढ़ाया है कि ऊर्जा सिर्फ हस्तांतरित होती है, ख़त्म नहीं होती। फिर भी प्री बोर्ड में जो उत्तर लिख के आए हो कोई मूर्ख ही लिखेगा ऐसा। एक तो लिखता है जो चीज़ ऊर्जा छोड़ देती है वो भूत बन जाती है, और अभी तक तो आधी आंसर शीट भी चेक नहीं हुई हैं, पूरी होंगी तो न जाने क्या क्या मिलेगा। क्लास में सब बच्चे इस बात को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और तभी उनमें से एक बच्चा उठकर पूछने लगा, सर क्या भूत सच में होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते, और ये बस इमेजिनरी बातें हैं और कुछ नहीं। अगर भूत होता तो मुझे भी दिखा दो कहाँ पे है। क्लास में एक और बच्चा बोलता है, तो सर मेरी मम्मी झूठ बोलती हैं क्या? क्योंकि उन्होंने बताया जब वो छोटी थी तो उन्होंने भी भूत देखा था। हाँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डराने के लिए कहती होंगी, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, और होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है, इसीलिए हमें ऐसा फील हो जाता है। और कोई सवाल नहीं करेगा इसके अलावा। कल ये प्री बोर्ड पेपर्स के सारे आंसर रीड करके आना, यही तुम लोगों का होमवर्क है। प्रिंसिपल ऑफिस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेहता जी। सुना है आपके सब्जेक्ट में 10th क्लास उभर नहीं पा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सॉरी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ और सुधार की। अच्छा, और ऊपर से आपने 4 दिन की छुट्टियों की अपील भी करी है। हाँ सर, वो काफ़ी टाइम से फैमिली को कहीं घुमा कर नहीं ला पाया हूँ तो सोचा इस बार चला जाऊँ। अभी तो प्री बोर्ड भी हो गए हैं। हाँ, पर एग्ज़ाम रिजल्ट तो 2 दिन बाद तय किया है, इसलिए आप छुट्टियाँ तो ले लीजिए, लेकिन आपको सारी आंसर शीट चेक करनी पड़ेंगी, फिर जाइए। उस प्रिंसिपल के बच्चे को मन ही मन कोस रहा था। आखिर परसों का प्लान बना है, सारी फैमिली समेत जाना है, और अभी तक आधी आंसर शीट ही चेक हुई हैं। सर मेरा पेपर सबसे लास्ट में हुआ है, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो आप मुझे कुछ राहत दीजिए, मैं छुट्टियों के बाद अपने विषय का रिजल्ट जारी कर दूंगा। मेहता, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे लगता है कि तुम्हें बच्चों के रिजल्ट की परवाह ही नहीं है। उनका भविष्य उनकी शिक्षा पर ही है, तो चाहे घर वालों को मनाओ या फिर स्कूल में रुककर सारी कॉपी चेक करो, रिजल्ट 2 दिन बाद ही आना चाहिए। ओके सर, मैं रुककर सारा काम ख़त्म कर दूंगा। ठीक है मेहता जी, अभी से लग जाइए। ठीक है सर। ये कहते हुए मैं ऑफिस से बाहर आ गया और सीधा टीचर्स रूम में गया और वहाँ अपनी डेस्क पर बैठकर आंसर शीट्स देखने लगा। 2 बज गए और स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने अपना मोबाइल उठाया और अपनी वाइफ को मैसेज करने लगा, आज रात थोड़ी देर हो जाएगी, शायद आ भी ना पाऊँ, इंतज़ार मत करना। उधर से उसका रिप्लाई आया, खाना कहाँ खाओगे, काम ज़्यादा लगता है। उसकी चिंता नहीं है, यहाँ वॉचमैन रहता है, उससे बाहर से खाना मंगवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा आपको ठीक लगे, बाय बाय। अब मैं एक एक करके बच्चों को घर जाता हुआ देख रहा था और समझ रहा था परिवार के लिए खुद को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। रात 9 बजे स्कूल के टीचर्स रूम में मैं अपनी डेस्क पर बैठा अपने पेन को
पीछे से अपने दांतों से चबाते हुए यही सोच रहा था कि ये चौकीदार आखिर इतने सन्नाटे में रह कैसे लेता है, साथ ही खाना भी खुद बना लेता है। चलो इसे कुछ खिलाते हैं। चौकीदार, अरे कहाँ गए साहब? जी सर, पास आते हुए बोला। एक काम करो, एक लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा और 2 फुल पास्ता ले आओ और ये लो पैसे। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। लेकिन क्या? वॉचमैन गर्दन मटकाते हुए और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, आप मुझे चौकीदार ना बुलाएं, थोड़ा पुराना सा लगता है। उसकी इस बोलने की हरकत या कहूँ तो स्टाइल ने मेरे मन से उसके लिए इज्जत कम कर दी। खैर, उसे हामी भरते हुए मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब से नहीं कहूँगा। अब थोड़ी बहुत आंसर शीट बाकी थी तो मुझे लगा छोटी सी झपकी ले लेनी चाहिए। जब तक वो आएगा तब तक मैं सो ही लेता हूँ। मैं पास में रखे सोफे पर लेट गया और एक हाथ सर पर रखकर सो गया। कुछ ही देर बाद मुझे आवाज़ आने लगी, एक अजीब सी आवाज़। जैसे ही वो आवाज़ 2 बार आई, मेरी आँख खुल गई और मैं एक सीधा बैठ गया। तभी एकदम से मेरे फ़ोन पे कॉल आई। मैं हड़बड़ी से उठता हुआ फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? सर मैं बोल रहा हूँ वॉचमैन। मैं थोड़ा शांत होते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ? सर पिज़्ज़ा में चीज़ डलवाना है क्या? मैं पहले तो झुंझलाया और फिर कंट्रोल कर एक लंबी सांस ली। हेलो सर। हाँ भाई हाँ, डलवा ले और एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए। इतना बोलकर मैंने फ़ोन कट कर दिया और फिर फ़ोन देखा तो रात के 9:30 ही हो रहे थे। इतने में मुझे फिर से उस आवाज़ की याद आई। मैंने एक डंडे को उठाया और रूम से बाहर निकला तो देखकर पता चला कि एक बिल्ली का बच्चा स्कूल के दूसरे माले पर चढ़ा हुआ है और वहीं से बैठा बैठा वो आवाज़ निकाल रहा है। मेरी खुद पर ही हंसी छूट गई और मैं फिर से अंदर गया। लेकिन मुझे उस वॉचमैन के लिए बुरा लग रहा था कि मैंने उसे ज़्यादा ही चिल्ला कर कह दिया। आखिर उसने ऐसा किया ही क्या था? मैंने फिर से उसे कॉल करा और बोला, हेलो। हाँ सर, कहाँ तक पहुँचे? बस सर पैक हो गया, वापस रवाना हो रहा हूँ। सुनो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ना? मैं तुम आते ही दे दूँगा। हाँ सर बोलिए ना। तुम ड्रिंक करते हो क्या? हाँ सर करते तो हैं, बस थोड़ा बजट में सेट नहीं होता, नहीं तो रोज़ कर सकते हैं हम तो। अरे बस मेरी सुनो, एक अच्छे ब्रांड का हाफ़ लेके आ जाओ और जल्दी आना। अजी अभी लेकर आया, आप फ़ोन तो काटिए। चलो वो आता है, तब तक मैं आंसर शीट चेक कर लेता हूँ। 10:15 बज गए और तब तक वॉचमैन वापस आ गया। लीजिए सर आपका पिज़्ज़ा। और ये वो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई मैराथन जीत कर आया हो और मेडल मुझे दे रहा हो। खैर, आदमी काम का निकला। तो शुरू करते हैं फिर। चौकीदार साहब, अपना हाफ लाओ। सर जी, चौकीदार नहीं, वॉचमैन। और मैं सलाद काट कर लाता हूँ। सलाद? क्या बात है भाई, तुम तो एकदम सही आदमी निकले। कुछ ही देर बाद वो आकर बोला, लीजिए सर पैक तैयार है। तो शुरू करते हैं। चीयर्स। 11 बज गए और वॉचमैन तो पहले ही 3 पैक में ही फैलकर सो गया था। सारा बस इतनी देर से फेंक रहा था। ऊपर से पिज़्ज़ा भी आधा ही खाया, पास्ता खाया ही नहीं। कोई नहीं, मैं फिनिश कर लेता हूँ और काम पर लगता हूँ। 11:30 बज गए और मैं अपनी आंसर शीट फिर से चेक कर रहा था। मैंने एकदम से फिर से वही अजीब सी आवाज़ सुनी, मानो कोई हंस रहा हो। इस बार यह आवाज़ कुछ तेज़ थी और लगा जैसे रूम के पास में ही कोई है। और ये बात सोचकर मुझे थोड़ा सा डर भी लगा। लेकिन शराब के नशे के कारण मैं फट से खड़ा होकर बाहर गलियारे की ओर गया और चिल्लाने लगा, कौन है यहाँ पर? बाहर निकलो। फिर से आवाज़ आई, किसी के हंसने की। आवाज़ अब किसी बच्चे की तरह लग रही थी, मानो कोई बच्चा हंस रहा हो। अरे जो भी है जल्दी निकलो, परेशान मत करो। मैंने बोलते ही मुझे दौड़ते पैरों की आवाज़ सुनाई दी और मैंने आव देखा न ताव एक डंडा हाथ में लेकर पीछा करने लगा। स्कूल में कोई था तो नहीं, चारों ओर अंधेरा था। बस कुछ जगहों पर रोड की लाइट छन छन कर आती है, जिसकी वजह से मैं मुश्किल से कुछ देख पा रहा था। और देखते ही देखते मैं गलियारे के अंतिम छोर पर आ गया। गलियारा खत्म होते ही सीढ़ियाँ आती हैं और मैं स्तब्ध होकर सीढ़ियों की तरफ एकटक देख रहा था, जहाँ की सीढ़ियाँ घुट अंधेरे से भरी हुई थी और उनमें कुछ भी देख पाना लगभग असंभव था। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। इस वक्त तक मेरी पी हुई सारी शराब पसीने के साथ ही उतर गई थी और मेरे पैरों में पहली बार डर की कंपन हो रही थी। ये डर वैसा महसूस होता है ना, जैसे ट्रेन की पटरी को पार करते हुए पता चले कि ट्रेन आपके बिल्कुल पास आ गई है और आप एकदम चुप खड़े हो जाओ तो क्या होगा। बस उसी तरह का डर मुझे हिलने नहीं दे रहा था। मेरे गले को प्यास सताने लगी थी और सांस भारी सी हो गई थी। न जाने इस अंधेरे में क्या था। इधर आओ, ढूंढो मुझे, रुक क्यों गए? जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी, मैं लड़खड़ा गया और एकदम से टीचर रूम की तरफ दौड़ा। बीच गलियारे में न जाने कितनी बार मैं गिरा
और लड़खड़ाता हुआ उस रूम में पहुंचा। हाफते हुए वॉचमैन के पास गया और बोला, ए चौकीदार उठ, अभी उठना जल्दी। वो तो उठने का नाम ले ही नहीं रहा था और मेरी अकेले डर से हवा खराब हो गई थी। तभी एक और आवाज़ आई, क्या हुआ, मुझे ढूंढो तो। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये बच्चे जैसी आवाज़ आखिर थी किसकी। डरो मत, बस मुझे ढूंढो। हो कौन तुम और कर क्या रहे हो यहाँ पर, पहले मुझे ढूंढो तो सही। अब मैं एक कोने को पकड़कर वहाँ पैरों को समेटकर बैठ गया और शायद पहली बार भगवान को याद कर रहा था और सौगंध खाने लगा कि अब कभी भी शराब स्कूल में नहीं पीऊँगा, बल्कि पीऊँगा ही नहीं। बस भगवान इस मुसीबत से बचा लो, प्रसाद भी चढ़ा दूँगा, एक बार बचा लो। अब मुझे एकदम से हल्के से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, मुझे कोई नहीं ढूंढता। जैसे ये बात मैंने सुनी, मुझे लगा शायद कोई बच्चा ही है जो कि स्कूल में गलती से रह गया, और ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैं उस रोने की आवाज़ का पीछा करने लगा। अब मैं उस सीढ़ियों के पास ही आकर खड़ा हो गया और दिल को समझाते हुए उन सीढ़ियों को पार करने लगा। अब मैं पहले माले पर आ ही गया था जैसे जैसे, और वो आवाज़ अब भी आ रही थी। आवाज़ का पीछा करते करते मैं एक क्लास के सामने जा पहुंचा जो कि 3rd क्लास के बच्चों की थी, और आवाज़ उसी में से आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा एकदम धीरे से खोला, एक छोटा सा लगभग 6 या 7 साल का लड़का, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर येलो और ब्लू बैग लटकाए, गले में येलो कलर की वाटर बोतल लटका कर एकदम मासूम की तरह वहाँ पर खड़ा था। वो धीरे धीरे रोए जा रहा था। मैं सारा माजरा समझ गया कि ये स्कूल में पीछे छूट गया है और यहीं रह गया है। इसीलिए देरी ना करते हुए मैंने लाइट का स्विच ऑन करते हुए बोला, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तभी बच्चा जोरों से रो पड़ा और सीधा आकर मुझसे लिपट गया। मेरे मन में भी उसके प्रति दया और स्नेह आ गया। मैंने भी उसे कसकर गले लगा लिया और एक चेयर पर बैठाकर पहले उसे शांत करवाया। चुप हो जाओ बाबू, मैं हूँ यहाँ पर, तुम पूरी तरह से ठीक हो। बच्चा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी सांसें अब भी काफ़ी तेज़ चल रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। देखो बेटा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्चा एकदम मासूमियत से बोला, मेरा नाम आयुष है और मैं 3rd क्लास में हूँ। वो जैसे ही बोला, लगा उसकी मासूमियत पर कोई पत्थर ही पिघल जाए। फिर मैंने पूछा, आयुष बाबू तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे, घर क्यों नहीं गए? मुझे सब ने यहाँ छोड़ दिया, मम्मी भी लेने नहीं आई। वो जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे मेरा दिल उसके और करीब आ गया था और मैं मन ही मन सोच रहा था कितना प्यारा और मासूम बच्चा है, आखिर कैसे रह गया यहाँ पर। और ऊपर से इसकी मम्मी पर इल्ज़ाम लगाने वाली बात पर तो इसकी मासूमियत मेरे दिल को छू गई। अच्छा, आपको यहाँ पर सब छोड़ कर चले गए? आयुष छोटी सी हाँ बोलते ही चुप हो गया और फिर मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और सारी बात खुद ही समझ ली। बेचारा स्कूल में अकेला रह गया। चलो मेरे साथ चलो, कुछ खा लेते हैं, तुम भूख लग रही होगी ना। आयुष बिना कुछ बोले खड़ा होकर मेरी उंगली पकड़ लिया और फिर मेरे साथ टीचर रूम में चल दिया। रूम में पहुंचकर मैंने अपनी चेयर पर उसे बिठाया और पास्ता की छोटी वाली प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। वाओ, पास्ता, तुम्हें पसंद है पास्ता? बहुत ज़्यादा। फिर वो चेयर से उतरकर कूदने लगा। पास्ता पास्ता ऐसा बोलकर वो नाचने लगा। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। बच्चा हो तो ऐसा हो। आयुष, अपना पास्ता खा लेना चाहिए, नहीं तो मैं खा लूँगा। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं ही खाऊंगा ये। फिर वो पास्ता खाने लगा और मैं सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसी को देखे जा रहा था मैं। गोल गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा कद और ऊपर से इतना मस्तीखोर बच्चा। कोई कैसे से यहाँ पे छोड़ सकता है? इसके घर वालों ने स्कूल में कॉल क्यों नहीं किया? और स्कूल में तो नियम ऐसा है कि सब कुछ चेक करने के बाद ही स्कूल बंद होता है, फिर भी यहाँ पर कैसे रह गया? आयुष, तुम्हारा घर कहाँ है बाबू? मुझे नहीं पता। अब इसकी बात भी सही है, आखिर इतना छोटा बच्चा अपने घर का पता कैसे जानेगा? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी टीचर ने देखा नहीं क्या? तुम स्कूल में ऐसे कैसे रुक गए? मैं लुका छिपी खेल रहा था। लुका छिपी? किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। ओह अच्छा, बताओ कैसे खेला? मैं अमन और दीपक के साथ लुका छिपी खेल रहा था। दीपक की बारी थी और अमन और मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन उसने अमन को ढूंढ लिया और मैं छिपा रहा। फिर आयुष हंसते हुए बोला, मैं कभी हाथ नहीं आता। अब मैं पूरा माजरा समझ गया कि क्या हुआ होगा, इसलिए मैंने उसे पास्ता खिलाकर उसका बैग और बोतल उतार कर उसे सोफे पर सुला दिया। अब मैं सारे डिस्पोजल और वो शराब की बोतल डस्टबिन में डाल आया। फिर आकर ज़मीन पर चटाई बिछाकर मैं भी लेट गया और लेटते लेटते एक ही बात सोच रहा था, कल स्कूल में एक मीटिंग करवाकर इस घटना का अच्छे से जायजा लूँगा। इसके बाद मुझे एकदम से नींद आ गई
और मेरी आँख खुली सीधा सुबह के 7:30 बजे। वॉचमैन उठा। वॉचमैन मेरे सामने था और बोला, सर जल्दी उठ जाओ, 15 मिनट में सब आने वाले हैं। क्या यार चौकीदार, थोड़ा सोने दे। सर आप समझ नहीं रहे हो, यह घर नहीं है, स्कूल है। स्कूल का नाम सुनते ही मैं एकदम से चिमक कर उठ गया। सर जी प्रिंसिपल आने वाला है, कम से कम अपना हुलिया सही कर लो। हाँ हाँ अभी करता हूँ। ये बोलकर मैं नल के पास भागा और अपना मुंह धोने लगा। मैंने अपने थोड़े कपड़े सही करे और थोड़ी देर में मैं पूरी तरीके से फ्रेश हो गया। तब तक स्कूल में सारे टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गए थे। मुझे अचानक याद आया कि वो बच्चा कहाँ गया। मैं दौड़ा दौड़ा टीचर रूम में पहुंचा और वहाँ पर पहले से ही कुछ टीचर मौजूद थे। गुड मॉर्निंग मेहता जी, आज तो आप जल्दी आ गए, सह अध्यापक शुक्ला ने पूछा। हाँ, कहकर उनकी बात को काटते हुए मैंने पूछा, एक बच्चा था, कहाँ गया वो? कौन सा बच्चा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और बच्चे तो 8:30 तक आते हैं ना, अभी कहाँ से आएंगे? नहीं यार, कल वो स्कूल में छूट गया था। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो अभी प्रिंसिपल से बात करो। हाँ तुम सही कह रहे हो, पर पहले उस चौकीदार को ढूंढो, वो जानता वो कहाँ गया। चौकीदार तो वो रहा गेट के पास, चलो बात करते हैं। मैं और शुक्ला दोनों वहाँ पहुँचे और हमने बच्चे के बारे में पूछा। तुम जब सुबह उठे तो बच्चा कहाँ था बताओ? कैसा बच्चा सर, मैं तो सुबह उठा, सिर्फ आप और मैं थे यहाँ पर। अबे झूठ मत बोल, सच बता बच्चा कहाँ गया? कहीं तू तो उसे अगवा नहीं कर रहा? अरे मेहता जी थोड़ा शांत हो जाओ, प्रिंसिपल के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, शुक्ला ने बोला। मैं और शुक्ला दोनों प्रिंसिपल के पास गए और उनसे पूछा, सर मैं कल जब स्कूल में था तब मुझे एक छोटा बच्चा मिला था जो स्कूल में रह गया था, वो अब नहीं मिल रहा है, आप कुछ बता सकते हो? नहीं, कल स्कूल में कोई बच्चा नहीं रहा, अगर रहा होता तो मुझे उसके घर वालों को कॉल आया होता। लेकिन सर वो कल मेरे पास ही सोया था, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। अच्छा तो आपने उस बच्चे का नाम और क्लास पूछी थी? हाँ, आयुष नाम था उसका और वो 3rd क्लास का बच्चा था। क्या? ये बोलते कि साथ ही प्रिंसिपल के चेहरे की हालत बिगड़ गई और आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई और मुंह भी फटा रह गया और चेहरे पर सिलवटें आ गई। क्या हुआ सर? प्रिंसिपल अब मेरी बात को नज़रअंदाज करके अपनी टेबल के नीचे से कुछ ढूंढने लगा। शुक्ला, तू सच बोल रहा है ना मेहता? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ भाई। प्रिंसिपल एक फ़ोटो दिखाकर मुझे बोलता है, देखना मेहता, यही है क्या वो बच्चा? मैंने फ़ोटो देखी तो बिल्कुल वही बच्चा था जो कल रात मुझसे मिला था। हाँ सर यही तो है, एक बार फिर ध्यान से देखो। सर यही है वो बच्चा, कल से मैंने बहुत बात करी है। मेहता, ये बच्चा 2016 में दुनिया छोड़ चुका है। क्या बकवास है, कल ही तो मेरी बात हुई इससे। बेचारा छुपन छुपाई के चक्कर में यहाँ रह गया था और भूखा भी था, मैंने उसे अपना पास्ता खिलाया था। मेहता, मैं सच कह रहा हूँ, ये बच्चा 2016 में ही नहीं रहा। और हाँ, ये छुपन छुपाई वाली बात सच है। आयुष अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था क्योंकि उस दिन टीचर बहुत कम आए थे, इसलिए बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया था, तो बीच स्कूल हमने छुट्टी कर दी थी और तब ये छुपन छुपाई खेल रहे थे, इसी वजह से आयुष यहीं पर रह गया था। बाद में जब उसकी फैमिली का कॉल आया कि आयुष घर नहीं आया है, तो हमने स्कूल का कोना कोना छान मारा, बट ये नहीं मिला। अगले दिन पुलिस की टीम आई और अपने साथ कुछ जासूसी कुत्ते भी लेकर आए और उसके बाद उसे ढूंढने में हमें पूरे 3 घंटे लग गए और आयुष मिला भी तो 1st फ्लोर की पानी की टंकी में। वहाँ वो डूब गया था और पानी की टंकी उस टाइम पे 1st फ्लोर के टच करके बनाई हुई थी, तो आयुष वहाँ आसानी से चढ़ गया होगा। लेकिन जब उसे लगा कि कोई उसे देख लेगा तो उस ढक्कन को हटाकर सीधे टंकी में कूद गया था। वो बहुत ही मासूम था मेहता जी। इस घटना ने आयुष के परिवार को तोड़ दिया था और साथ ही मैं भी टूट गया था, क्योंकि वो बच्चा हमेशा से ही मेरा फेवरेट था। सुबह सुबह बस से उतरते ही वो मेरे पैर छूकर मुझे प्रणाम करता था और जब मुझे पता चला कि वो नहीं रहा, तब न जाने कितनी रातों तक मैं भी नहीं सो पाया। और इस वक्त जो तुम बता रहे हो ये सच हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसकी आत्मा अब भी यहाँ पे स्कूल में ही हो। सर ये नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को, ये झूठ है और मैं उसके परिवार से मिलकर आऊँगा। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन ये सच है और अगर तुम जाओ तो उसकी फैमिली से मिल सकते हो और उनको इस बारे में बता सकते हो। मैं उन्हें स्कूल में बुला लूँगा। हाँ उन्हें बुलाइए, मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आधे घंटे बाद मिलते हैं। तभी शुक्ला बोला, मतलब स्कूल में भूत है, वो भी इस बच्चे का? कुछ तो शर्म करो शुक्ला जी, बच्चा मरा नहीं है, मैंने कल रात उसे गले लगाया है और बहुत सी बात भी करी है। आयुष के घर वाले उसका नाम सुनते ही आधे घंटे में आने को तैयार हो गए। मैं ठीक है सर कहकर वहाँ पर इंतज़ार करने लगा। अब मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि आयुष की आत्मा मुझसे बात कर रही थी, ये कैसे संभव है। प्रिंसिपल के ऑफिस में बाद में उसके मम्मी पापा आ गए। क्या वो आप ही जिन्होंने मेरे बेटे को देखा? आयुष के पिता बोले। हाँ। आयुष की मम्मी तस्वीरों के एल्बम से एक फ़ोटो मुझे पकड़ाते हुए बोली, इन तस्वीरों को देखकर बता सकते हो कि आपने आयुष को ही देखा था?
मैं उन तस्वीरों को देख रहा था जिसमें आयुष हंस रहा था, खेल रहा था, दौड़ रहा था, होली के रंगों और दीपावली के पटाखों के मजे ले रहा था। लेकिन अब मुझे एक गम सता रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तस्वीरों को देखते देखते मैं अपना कंट्रोल खो बैठा और बस एकदम से रोने लगा। तभी उसके पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा कि सच में आपने मेरे बेटे को देखा है। मैंने हामी में सर हिला दिया और साथ ही मैं अपने आंसू पोंछने लगा। आयुष की मम्मी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े और वो बोली, वो ठीक था क्या जब आपने उसे देखा? हाँ, वो ठीक था और आपको याद कर रहा था। क्या कह रहा था वो मेरे बारे में? वो कह रहा था कि आप उसे लेने नहीं आए। पूरे ऑफिस का माहौल उसकी याद के दुखों में भर गया और सब के सब रोने लग गए। उसके हम पापा के साथ मैं, क्या शुक्ला और क्या प्रिंसिपल, सभी रोने लगे। उसने क्या पहना था? उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और येलो कलर की पानी की बोतल गले में डाल रखी थी और उसका ब्लू और येलो कलर का बैग भी था। और हाँ, उसे पास्ता बहुत पसंद है। मैंने कल ही खिलाया था उसे। मेरे इतना कहते ही उसके मम्मी पापा आपस में गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्हें पता चल गया था कि ये वही है और वो आज भी उनका इंतज़ार कर रहा है। इस घटना के बाद आयुष के मम्मी पापा दोनों ने स्कूल में आयुष की मुक्ति के लिए एक बड़ा हवन करवाया और भगवान से कामना करी कि अब उसकी आत्मा उस संसार से मुक्त हो जाए। इस घटना के 3 महीने बाद इन सब चीज़ों से मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया था। अब मैं आस्तिक बन गया था और अपने परिवार को पहले से अधिक प्यार करने लगा था। लेकिन आज भी मेरे दिल में उसकी याद आती रहती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक रात उस चौकीदार के साथ फिर से दारू पी जाए, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मुक्ति नहीं मिली है। मैं शनिवार रात 10 बजे को एक दारू का हाफ और पास्ता लेके चौकीदार के पास पहुंच गया। स्कूल के मेन गेट पर वॉचमैन ने मुझसे पूछा, सर आप यहाँ वो बीती रात को? मैंने उसे हाफ दिखाते हुए बोला, क्या कहते हो चौकीदार जी, पी जाए? सर जी नेकी और पूछ अंदर आइए जल्दी। उस रात भी चौकीदार पीकर सो गया और मैंने आयुष को बहुत पुकारा, हर जगह देखा, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं दिखा। तो मैंने पास्ते के उस डब्बे को 3rd क्लास के कमरे में ही छोड़ आया और मायूस होकर मैं वापस आ गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मैं उस डिब्बे को देखने के लिए वहाँ दौड़ा और जब मैं अंदर क्लासरूम में गया तो मैंने देखा कि वो डिब्बा खाली था और अंदर पास्ता के पेस्ट से स्माइली फेस बना हुआ था और मैं समझ गया कि वो अभी तक नहीं गया। और न जाने क्यों मेरे मन में थोड़ी सी खुशी सी हो रही थी और मुझे उस बच्चे की आत्मा से डर नहीं लगता, बल्कि उससे एक प्रकार का लगाव हो गया था। इसीलिए पास्ते वाला सिलसिला अब हर शनिवार चलता गया और बस चलता ही जा रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और नए वीडियो के टॉपिक्स आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। इस वीडियो पे एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।